गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लास के लिए मैं रजनीश पांडे बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण अथवा सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण का फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका अभ्युदय कैसे हुआ, इसकी परिभाषाएं क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसकी परिभाषाएं क्या है। कहने का मतलब क्या होगा है कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में इकोनॉमिक्स से इंट्रोड्यूस होंगे, इकोनॉमिक्स से परिचित होंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, इसका अभ्युदय क्या है, कैसे हुआ और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है। इसी टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले अर्थशास्त्र का अभ्युदय या अर्थशास्त्र का उद्भव, जिसे हम ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अर्थशास्त्र की यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसमें जो है अर्थशास्त्र जो है ये दो शब्दों, संस्कृत भाषा के दो शब्दों अर्थ और शास्त्र, अर्थ और शास्त्र शब्द से जो है मिलकर बना हुआ है, अर्थ और शास्त्र, जिसमें अर्थ का मतलब क्या होता है, धन या संपत्ति। तो शास्त्र धन या संपत्ति का शास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ, धन या संपत्ति का शास्त्र। ये जो है संस्कृत भाषा से इसका अभ्युदय हुआ है और इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ का शास्त्र या धन का शास्त्र, ठीक है। यदि हम इस शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें, इकोनॉमिक्स शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया शब्द से हुई है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया। ठीक, यदि कोई पूछता है कि अर्थशास्त्र शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस शब्द से हुई है, तो ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया शब्द से हुई है। और जो ये ओइकोनोमिया शब्द है ये भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो कि ओइकोस एंड नोमस। ओइकोस और नोमस दो ग्रीक शब्दों से मिलकर जो है ओइकोनोमिया बना है और फिर ओइकोनोमिया शब्द से ही जो है किसकी व्युत्पत्ति हुई है, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स शब्द की जो है व्युत्पत्ति हुई है, ठीक है। ओइकस का अर्थ होता है गृह, ओइकस शब्द का अर्थ होता है गृह और नोमस शब्द का अर्थ होता है नियम। तो इस प्रकार इकोनोमिया शब्द का अर्थ क्या हुआ, गृह के नियम या गृह प्रबंध, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, गृह के नियम या गृह प्रबंध, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई बात कि इकोनॉमिक्स शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया शब्द से हुई है। ओइकोनोमिया शब्द ग्रीक भाषा के ही दो शब्दों ओइकोस प्लस नोमस शब्द से हुई है। ओइकस का अर्थ क्या होता है, गृह, नोमस का अर्थ क्या होता है, नोमस का अर्थ होता है नियम। इस प्रकार से गृह के नियम या गृह प्रबंध या इसको हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक। तो ये रहा जो है इकोनॉमिक्स शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। अब हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का जो विषय है, अर्थशास्त्र जो विषय है, इसका विकास, इसका उद्भव या अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कब हुआ। तो
हम आपको बता दें कि अर्थशास्त्र जो है इसका मानव से जो संबंध है वो सदैव से रहा है। आदिम युग में जब मनुष्य जंगलों में रहा करता था तब भी उसके सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे, आर्थिक समस्याएं थी, लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ वैसे वैसे लोगों में आर्थिक समस्याओं में भी वृद्धि हुई, आर्थिक समस्याएं आती रही, लेकिन उन आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए तमाम तरह के विद्वानों के द्वारा अनेक प्रकार के आर्थिक विचार भी सामने आते रहे। प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य, कांट, ह्यूम, बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिनके आर्थिक विचार बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मैं कौटिल्य की बात करूं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सबसे पहले जो है संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी थी। अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। कौटिल्य, जिसको चाणक्य या विष्णुगुप्त कई नामों से जानते हैं, ये जो है संस्कृत में लिखी गई पुस्तक थी। लेकिन इस पुस्तक में जो है राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में, कूटनीति के बारे में जो है इन सब विषयों पर जो है इसमें जिक्र किया गया था, इसका जो है इसमें वर्णन किया गया था। इसीलिए हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो उसमें जो है हम कौटिल्य का जो है नाम नहीं लेते। कौटिल्य का नाम जो है हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हालांकि अर्थशास्त्र जो है इस पुस्तक का प्रयोग जो है, इस पुस्तक को इन्होंने सबसे पहले लिखा था, लेकिन इसमें जो है अर्थशास्त्र विषय को जो है समाहित नहीं किया था। इसी क्रम में समय परिवर्तन के साथ यदि हम आर्थिक विचारों के इतिहास में हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे समय परिवर्तन के साथ तमाम तरह के आर्थिक विचार जो है विद्वानों के द्वारा लाए गए, लेकिन अर्थशास्त्र विषय के रूप में जो है इसका प्रादुर्भाव नहीं हो पाया था। हम बात करें 1776 की, 1776 में इंग्लैंड के प्रतिष्ठित संप्रदाय के संस्थापक, प्रतिष्ठित संप्रदाय जिसको हम परंपरागत संप्रदाय भी कहते हैं, इंग्लिश में क्लासिकल स्कूल भी कहते हैं, तो जो क्लासिकल स्कूल था या परंपरागत संप्रदाय था उसके संस्थापक जिनका नाम था एडम स्मिथ, एडम स्मिथ एडम स्मिथ, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nations। ये इनकी पुस्तक थी, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका प्रकाशन 1776 में किया गया था। तो 1776 में एडम स्मिथ द्वारा प्रकाशित इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद इस पुस्तक में ही जो है एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को एक
व्यवस्थित रूप में, एक विज्ञान के रूप में, एक साइंटिफिक तरीके से इसको जो है एक विषय के रूप में इसका प्रादुर्भाव किया, अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में इसका जो है प्रादुर्भाव किया। इसीलिए जो है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक। यदि आपसे कोई पूछता है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र जो है 1776 में ही जो है इसका जो है अचानक सा इसका प्रादुर्भाव हो जाता है, अचानक सा मनुष्य के जो है मनुष्य के व्यवहार के साथ जुड़ता है, अचानक सा जो है इसका जो है प्रादुर्भाव होता है 1776 में। इसलिए जो है इनको एडम स्मिथ जी को जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि ये मनुष्य से सदैव से ही जुड़ा रहा है, अर्थशास्त्र का संबंध मनुष्य से शुरू से ही रहा है। लेकिन आर्थिक विचारों के रूप में तमाम विद्वानों ने अपने अपने आर्थिक विचार दिए, लेकिन उसको व्यवस्थित ढंग से साइंटिफिक तरीके से एक विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में जो प्रादुर्भाव करने का जो है काम किया, वो किसने किया? एडम स्मिथ ने किया। इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अच्छा, एक ये भी आप लोग जान लीजिए, कभी कभी पूछता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो यदि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक की बात की जाए तब भी हम एडम स्मिथ को ही कहेंगे। तो एडम स्मिथ को आप आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहिए या केवल अर्थशास्त्र का जनक कहिए, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलिए, फिर भी एडम स्मिथ। और यदि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, फिर भी हम एडम स्मिथ को ही मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि अर्थशास्त्र शब्द का जो है इसका अभ्युदय किस भाषा के किस शब्द से हुआ। तो सबसे पहले तो ये अर्थशास्त्र जो है संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है धन या संपत्ति का शास्त्र। और इकोनॉमिक्स शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द से जो है इसकी व्युत्पत्ति हुई है, और वो शब्द क्या है? ओइकोनोमिया है, जो कि दो शब्दों ओकस और नोमस से मिलकर बना है। ओइकोस और नोमस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है गृह नियम, गृह के नियम या गृह प्रबंध या हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में इसका प्रादुर्भाव कब से हुआ? 1776 में। एडम स्मिथ जो कि इंग्लैंड के क्लासिकल स्कूल के संस्थापक हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में इसका प्रादुर्भाव होता है, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब आगे हम चलते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं क्या है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की यदि हम बात करें तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा का औचित्य क्या है? परिभाषा का औचित्य, इस पर अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। कुछ अर्थशास्त्री जैसे एरिक लॉर, इनका मानना है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा होनी चाहिए। किसी भी विषय को, किसी भी शास्त्र के
को अच्छे ढंग से उसके विश्लेषण, उसके अध्ययन के लिए उसकी परिभाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन कुछ ऐसे अर्थशास्त्रियों का एक मत ऐसा भी है, जैसे जैकब वाइनर वगैरह हैं, इनका मानना है कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का कोई औचित्य नहीं है। यानी एरिक रोल इनका मानना है कि अर्थशास्त्र को अच्छे ढंग से समझने के लिए, उसके अध्ययन के लिए उसकी परिभाषाओं का जो है होना अत्यंत ही आवश्यक है। इन्होंने एक उदाहरण दिया और बताया कि जिस प्रकार कोई किसान खेती करने के लिए उसको उस खेत की सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। भाई कोई किसान है, उसको किसी खेत में खेती करना है और उसको जो है उसके खेत की सीमा का बोध ही नहीं है। यानी उसका खेत कितना बड़ा है, 1 बीघे का है, 2 बीघे का है, 3 बीघे का है, 4 बीघे का है, कितना बड़ा, उस खेत का आकार क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, क्या वो अच्छे से खेती कर सकता है उस खेत के लिए कितने बीज की आवश्यकता है, कितने खाद की आवश्यकता है, क्या वो अनुमान लगा सकता है, क्या वो खेती अच्छे से कर सकता है, नहीं कर सकता है। मतलब जब तक उसको जो है उसके खेत की सीमाओं का बोध नहीं होगा तब तक वो खेती को अच्छे से नहीं कर सकता। उसी प्रकार आप अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं और उसकी परिभाषाओं का ही बोध आपको नहीं है तो आप उसका अध्ययन कैसे करेंगे, उसके बारे में आप कैसे समझेंगे। इसलिए अर्थशास्त्र का जो है परिभाषा होना आवश्यक है। ऐसे भी आप देख लीजिए, कोई भी आप कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, किसी भी कंपटीशन परीक्षा में बैठना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में, और उस प्रतियोगी परीक्षा को आप पास भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको उस प्रतियोगी परीक्षा का सिलेबस क्या है, किस तरह के प्रश्न आएंगे, किस तरह से हमको उसकी तैयारी करनी है, अध्ययन करनी है, आपको पता ही नहीं है सिलेबस क्या है उसका। फिर आप इस परीक्षा को जो है पास करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है किसी भी विषय के बारे में उसको अच्छे ढंग से समझने के लिए, जानने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए उसकी परिभाषाओं का होना नितांत आवश्यक है। लेकिन दूसरा एक वर्ग है, जैसे जैकब वाइनर की मैंने बात कही, जैकब वाइनर, J.M. क्लार्क आदि कई सारे ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनका मानना है कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का कोई औचित्य नहीं है। अर्थशास्त्र को परिभाषाओं की सीमा में बांधना ये आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र क्या है, एक परिवर्तनशील विषय है, एक विकासशील विषय है। इसमें नित्य प्रतिदिन जो है क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि हम इसको परिभाषा की सीमाओं में बांध देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए जो है इसको जो है हमें इसकी परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको परिभाषाओं की सीमा में बांधना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। यहां तक कि जैकब वाइनर ने कहा कि अर्थशास्त्री जो करे वही अर्थशास्त्र है। इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू, अर्थशास्त्री जो करे वही अर्थशास्त्र है। यानी अर्थशास्त्र के लिए जो है किसी भी अलग से किसी भी परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि अर्थशास्त्र के परिभाषा की औचित्य की मैं बात कर रहा था
तो इसमें भी क्या हो गया कि अर्थशास्त्रियों में क्या है, आपने मत भिन्नता पाई। आपने देखा कि अर्थशास्त्रियों में क्या है, मत भिन्नता है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं नहीं इसकी परिभाषा होनी चाहिए, जबकि कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि इसकी परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये विषय क्या है, एक विकासशील विषय है। यदि इसको परिभाषाओं की सीमाओं में बांध देंगे तो इसका विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक। लेकिन अब हमको और आपको अर्थशास्त्र को समझना है, पढ़ना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब हमको आपको जो है अर्थशास्त्र को समझने के लिए इसकी परिभाषाओं को क्या करना चाहिए, समझना, पढ़ना, अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि एक मत तो कहता है नहीं है, कोई बात ही नहीं है, लेकिन एक मत कहता है कि नहीं होनी चाहिए परिभाषा। तो इसलिए चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि परिभाषा होनी चाहिए, तो हम इस पर चर्चा करते हैं कि होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए या इसकी परिभाषाएं क्या हैं। क्या इसमें जो है अर्थशास्त्रियों में मत एकता है? परिभाषाएं होनी चाहिए, बात सही है। तो इस पर हम लोग देखेंगे कि क्या परिभाषाएं होनी चाहिए। यहाँ पर जो है अर्थशास्त्रियों में मत भिन्नता तो नहीं है, मत एकता है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी अर्थशास्त्रियों में मत एकता आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा आज तक जितनी भी अर्थशास्त्र, बहुत सारी परिभाषाएं हैं अर्थशास्त्र में, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, इतनी सारी परिभाषाएं हैं कि शायद ही किसी शास्त्र में इतनी परिभाषाएं हों। अर्थशास्त्र में बहुत सारी परिभाषाएं हैं और इन परिभाषाओं के कारण ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका नाम था J.M. कीन्स प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कटाक्ष किया कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था है, इसने परिभाषाओं से अपना गला घोंट दिया। तो परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इन्होंने कटाक्ष किया कि अर्थशास्त्र क्या है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी परिभाषाएं। तो परिभाषाओं की अधिकता को देखते हुए ही जो है जेम्किंस ने कटाक्ष किया कि राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था है इसमें जो है क्या किया है, परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया। अच्छा, यहाँ पर मत एकता भी नहीं है, मत भिन्नता भी बहुत ज़्यादा है। जितने अर्थशास्त्री उतने मत। इस पर जो है कटाक्ष किया है श्रीमती बारबरा बूटन। श्रीमती बारबरा बूटन, इन्होंने क्या कटाक्ष किया? इन्होंने कटाक्ष किया कि यदि किसी जगह छह अर्थशास्त्री इकट्ठे होते हैं तो वहां पे 7 मत पाए जाते हैं। आप कटाक्ष का मतलब समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है कि अर्थशास्त्रियों में मत ऐक्यता नहीं है, बल्कि मत में भिन्नता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी जो है कोई भी एक ऐसी परिभाषा नहीं है, सर्वमान्य परिभाषा, जिसको हम अच्छे से पढ़ सके, समझ सके, अध्ययन कर सके। यहाँ पर भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं अर्थशास्त्र की। तो आइए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को जो है अध्ययन करेंगे और इन परिभाषाओं को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अर्थशास्त्र की जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं उनको हम जो है 5 वर्गों में जो है क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, और इन परिभाषाओं को जो है देखिए 5 वर्गों में, इसके अध्ययन के लिए, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसकी परिभाषाओं का हम अलग अलग अध्ययन करने के लिए इसको हम 5 वर्गों में डिवाइड करते हैं। पहली परिभाषा जो है जिसका नाम है धन संबंधी परिभाषाएं, वेल्थ डेफिनेशंस। दूसरी जो परिभाषा है कल्याण संबंधी परिभाषाएं, वेलफेयर डेफिनेशंस। तीसरी जो परिभाषा है इसका नाम है, तीसरे वर्ग की जो परिभाषा है इसका नाम है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, जिसको बोलते हैं स्कैरसिटी डेफिनेशंस। चौथे वर्ग की जो परिभाषा है इसका नाम है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, या इसी को इच्छा विहीनता संबंधी परिभाषा भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको वांटलेसनेस
डेफिनेशंस बोलते हैं, और लास्ट में जो है जो अंतिम वर्ग की परिभाषा है इसको हम विकास संबंधी परिभाषा या इसी को हम आधुनिक परिभाषा भी कहते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आधुनिक परिभाषा भी इसी को हम कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग एक एक परिभाषाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे धन संबंधी परिभाषा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे धन संबंधी परिभाषा। आइए, जैसा कि आप जानते हैं अर्थशास्त्र के जो है अभ्युदय के समय हमने आपको बताया, जहाँ पे अर्थशास्त्र अभ्युदय में बता रहा था अभी इसके पहले, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1776 में एडम स्मिथ की जो पुस्तक आई थी उसका नाम आप लोगों को याद हो गया होगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि एडम स्मिथ की महत्वपूर्ण पुस्तक थी। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि एडम स्मिथ जो कि इंग्लैंड के क्लासिकल स्कूल के जो है संस्थापक थे, एडम स्मिथ और इनके अनुयायी, एडम स्मिथ और इनके फॉलोअर्स अनुयायी जैसे जेविसे थे, जेएम क्लार्क थे, जेविसे, वाकर, ये सब इनके फॉलोअर्स थे। इन्होंने जो है इन एडम स्मिथ और इनके अनुयायियों ने जो है अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। किसने किया? एडम स्मिथ और इनके जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, समर्थक थे, उन्होंने जो है अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। एडम स्मिथ की अभी मैं बात कर रहा था 1776 में जो पुस्तक आई थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको शार्ट में आप वेल्थ ऑफ नेशंस भी बोल सकते हैं, वेल्थ ऑफ नेशंस। यदि आपको पूरा नाम नहीं याद हो रहा है तो आप वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी इसको जान सकते हैं। 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जिसमें राष्ट्रों के धनों के प्रकृति एवं स्वभाव की जांच करता है। अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धनों की प्रकृति एवं स्वभाव की क्या करता है? जांच करता है या खोज करता है। इनकी परिभाषा, इनका पुस्तक भी यही है। इनके पुस्तक का अर्थ देखिए, एन इंक्वायरी, खोज, एक खोज, इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों के धनों की प्रकृति एवं स्वभाव की एक खोज। यही इनकी परिभाषा भी थी कि अर्थशास्त्र वो अध्ययन है जो राष्ट्रों के धनों के स्वरूप एवं कारणों एवं स्वरूप की जांच करता है। संक्षेप में हम या सार रूप में कहें कि इनकी परिभाषा का सार क्या है, तो इनकी परिभाषा का सार यही है कि अर्थशास्त्र क्या है? एक धन संबंधी विज्ञान है, यानी इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन संबंधी विज्ञान है। अब हम इनकी परिभाषाओं की मुख्य बातों पर चर्चा करें तो इनकी परिभाषाओं की जो मुख्य बातें हैं वो क्या है? सबसे पहली बात कि इनकी जो परिभाषा है, इस परिभाषा में
इस परिभाषा का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? धन है। धन ही क्या है? ये अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु है। अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु क्या है? धन है। यानी अर्थशास्त्र क्या करता है? धन का ही अध्ययन करता है। इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो क्या है? उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है? वो धन है। यानी अर्थशास्त्र धन का ही अध्ययन करता है। दूसरी बात इन्होंने जो कही, इन्होंने इनकी परिभाषा का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है? इन्होंने एक आर्थिक मनुष्य की कल्पना की। कैसे मनुष्य की कल्पना की? आर्थिक मनुष्य की कल्पना। आर्थिक मनुष्य की कल्पना की। आर्थिक मनुष्य क्या है? आर्थिक मनुष्य एक ऐसा काल्पनिक मनुष्य जो निजी हित के भाव से प्रेरित होकर कार्य करता है, जो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए ही कार्य करता है। यानी जो भी कार्य करता है वो धन के लिए ही करता है। उसका सारा कार्य क्या होता है? आर्थिक होता है। देखिए, दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक आर्थिक क्रियाएं होती हैं, एक अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो अर्थ के लिए की जाती हैं, जो अर्थ से प्रेरित होती हैं। ऐसी क्रियाएं जो अर्थ से प्रेरित होती हैं, जो अर्थ को प्राप्त करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। ऐसी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और ऐसी क्रियाएं जो धन से प्रेरित नहीं होती है, अर्थ को प्राप्त करने के लिए नहीं की जाती हैं, इसको हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे मंदिर में पूजा करने वाला जो पुजारी है वो क्या करता है? वो अर्थ के लिए पूजा करता है। मंदिर में क्यों बैठा है? धन के लिए बैठा हुआ है। उसका प्रत्येक कार्य क्या है? पूजा करवाना क्या है? अर्थ के लिए करता है। इसलिए उसकी क्रिया कैसी हो गई? आर्थिक क्रिया हो गई। लेकिन यदि कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो ये जो कार्य है माँ का अपने बच्चे को दूध पिलाना, इसमें कोई भी आर्थिक भाव निहित नहीं है। इसलिए जो है ये कैसी क्रिया है? अनार्थिक क्रिया। तो आर्थिक और अनार्थिक दो तरह की क्रियाएं होती हैं। तो जो अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ ने जिस मनुष्य की कल्पना की है वो कैसा है? इकोनॉमिक मैन है। आर्थिक मनुष्य की कल्पना की है। और आर्थिक मनुष्य जो है वो निजी हित के भावना से ही क्या करता है? प्रेरित होकर कार्य करता है। ठीक है, बात समझ आ गई? और इसमें जो है इनकी परिभाषा का जो मुख्य बातें हैं इसमें हम और आपको बताते हैं संक्षेप में कि इन्होंने धन को अधिक महत्व दिया है। धन को महत्व अधिक दिया है। एडम स्मिथ ने अपनी परिभाषा में धन को मनुष्य से भी जो है, मनुष्य के व्यवहार से, मनुष्य के कल्याण से, यानी मानव से भी अधिक महत्व किसको दे दिया? इन्होंने धन को दे दिया। ठीक है, तो ये जो है इनकी परिभाषाओं की विशेषताएं थी कि इनकी जो परिभाषाएं हैं उस परिभाषा का जो है केंद्र बिंदु क्या है? धन है। इन्होंने एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की जो क्या करता है? निजी हित के भाव से जो है प्रेरित होकर कार्य करता है। और इसमें जो है व्यक्ति से अधिक जो है धन को महत्व दिया गया है। इसी आधार पर इनकी परिभाषाओं की आलोचना भी की जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि समय परिवर्तन के साथ साथ परिभाषाओं में भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अर्थशास्त्र के विशेष क्षेत्र में भी क्या हुआ? व्यापक परिवर्तन हुआ। इसके कारण एक ही परिभाषा हर समय चले ऐसा संभव नहीं है। तो आप देख रहे हैं 1776 यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जो है ये परिभाषा शुरू होती है। और उस समय जो है अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। लेकिन आगे चलकर इस परिभाषा की बहुत सारी जो है आलोचना शुरू हो गई। तमाम विद्वानों ने जो है इसका आलोचना करना शुरू कर दिया। आलोचना का मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु यही है जो आप परिभाषा की विशेषताएं देख रहे हैं, यही जो है इसकी आलोचना का बिंदु भी हो गया। इन्होंने आर्थिक मनुष्य की कल्पना की
जबकि अर्थशास्त्र में काल्पनिक मनुष्य या आर्थिक मनुष्य का जो है कोई भी स्थान नहीं है। कोई भी व्यक्ति सदैव अर्थ से प्रेरित होकर ही कार्य नहीं करता। उसके अंदर देशभक्ति, परोपकार के भाव, तमाम नैतिक मूल्य भी उसके अंदर निहित होते हैं, जो कि उसके आचरण में परिलक्षित होते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि वो सारे कार्य अर्थ से प्रेरित होकर ही करता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर एडम स्मिथ की परिभाषा की आलोचना की गई। इन्होंने व्यक्ति से अधिक धन को महत्व दिया, इस बात की भी जो है आगे चलकर विद्वानों ने आलोचना की। यहाँ तक कि इस विषय को लोगों ने रोटी और मक्खन वाला शास्त्र कहने लगा। यहाँ तक कि अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान के रूप में देखा जाने लगा। यानी ये विषय कैसा है, लोगों ने कहा भैया ये तो कुबेर वाला विषय है, यहाँ पे तो केवल धन की ही पूजा होती है, इसमें तो केवल धन का ही अध्ययन किया जाता है और मनुष्य का इसमें कोई स्थान नहीं है। इसलिए जो है जिस विषय की जो है बहुत ज़्यादा क्या होने लगी, आलोचना होने लगी। इसमें जो है आप देख रहे हैं कि इस कटु आलोचना से बचने के लिए यहाँ पर जो अर्थशास्त्र विषय है इसकी जो घृणित विज्ञान के रूप में इसकी आलोचना होने लगी है ना, इससे बचने के लिए आगे चलकर जो आपकी अगली परिभाषा आती है, कल्याण संबंधी परिभाषा का प्रादुर्भाव होता है। और इस परिभाषा का प्रादुर्भाव की यदि हम बात करें तो यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल के नेतृत्व में नव परंपरागत संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को कल्याण के रूप में परिभाषित किया। यानी मार्शल, इनके शिष्य पीगू आदि अर्थशास्त्रियों ने, ये कैसे अर्थशास्त्री थे, इनको जो है नव परंपरागत या न्यू क्लासिकल स्कूल से संबंधित ये अर्थशास्त्री थे, इसलिए इनको नव परंपरागतवादी अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। तो प्रोफेसर मार्शल के नेतृत्व में नव परंपरागतवादी जितने भी संप्रदाय के जितने भी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने जो है अर्थशास्त्र को कल्याण के रूप में परिभाषित किया। यहाँ पर मार्शल ने जो अर्थशास्त्र की इतनी ज़्यादा आलोचना हो रही थी, जिसमें धन को ही महत्व दिया जाता था, व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता था, यहाँ पर मार्शल ने अर्थशास्त्र में व्यक्ति के, मानव के कल्याण को सम्मिलित करके, मानव के व्यवहार को आगे करके उसको महत्व देकर अर्थशास्त्र को सामाजिक विषयों में इसको महत्वपूर्ण स्थान दिलाया और इसकी आलोचना से इसकी रक्षा की। प्रोफेसर मार्शल ने इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रोफेसर मार्शल ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत की और इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री नामक पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कहिए चाहे साधारण कहिए, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय से संबंधित मनुष्य के क्रियाकलाप या कार्यकलाप से संबंधित है। यह इस बात की अध्ययन करता है, वह इस बात का अध्ययन करता है कि मनुष्य कैसे आय प्राप्त करता है, वह किस प्रकार खर्च करता है, इस प्रकार वह एक ओर धन का अध्ययन करता है
और दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य के अध्ययन का भाग है। पूरी परिभाषा को फिर से हम रिपीट कर देते हैं। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय से संबंधित मनुष्य के क्रियाकलाप का अध्ययन है। वह इस बात की जांच करता है कि मनुष्य कैसे आय प्राप्त करता है, किस प्रकार खर्च करता है। इस प्रकार वह एक और धन का अध्ययन करता है और दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है वो मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। इस तरह से हम देखें कि जो अर्थशास्त्र की परिभाषा मार्शल ने दी, इनकी महत्व बातें क्या हैं, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इनकी परिभाषाओं की, इन्होंने धन की अपेक्षा मनुष्य के व्यवहार को, मनुष्य को, व्यक्ति को अधिक प्रेफरेंस दिया। धन की अपेक्षा मनुष्य को अधिक प्रेफरेंस किसने दिया? मार्शल ने दिया। मार्शल की परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि इन्होंने जो है धन की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व दिया। इन्होंने बताया कि धन साध्य नहीं है, धन ही सब कुछ नहीं है। धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए है। जबकि एडम स्मिथ का कहना क्या था कि मनुष्य धन के लिए है, मनुष्य सारा काम धन के लिए करता है। लेकिन मार्शल ने धन को महत्व तो दिया, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि धन के लिए जो है मनुष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य धन के लिए जो है, मनुष्य के लिए धन नहीं है। धन के लिए जो है, आप मनुष्य की हम बात करते हैं कि धन के लिए मनुष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य के लिए धन है। अर्थात धन क्या है? मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है, साध्य के रूप में नहीं। धन क्या करता है? मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की एक साधन के रूप में इसका जो है कार्य होता है। इसका मतलब क्या है कि प्राथमिक जो है महत्व मनुष्य को दिया गया है और गौण महत्व, सेकेंडरी जो है इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है? धन को दिया है। इस प्रकार जो है मार्शल ने अर्थशास्त्र की कटु आलोचना जो थी धन संबंधी परिभाषा से, उससे जो है इसने क्या किया? इसको मुक्त किया। प्रोफेसर पीगू ने भी अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन करता है। आर्थिक कल्याण से अभिप्राय सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जो मुद्रा के मापदंड के रूप में अध्ययन करता है। तो कहने का मतलब क्या है? इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण की बात इन लोगों ने की, मार्शल हो या पीगू हो, इन्होंने जो है इकोनॉमिक वेलफेयर की बात की। इसलिए इनकी परिभाषाओं की जो मुख्य बातें कहें तो यहाँ पर जो है आप देखें तो मुख्य बातों में एक ये आता है कि इसमें जो है धन की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व दिया गया। और अन्य बातें अगर हम कहें तो यहाँ पर एक अर्थशास्त्र के शाखा के रूप में, एक अर्थशास्त्र के शाखा के रूप में इसका प्रादुर्भाव होता है जिसका नाम है इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर या आप कह सकते हैं वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक वेलफेयर शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? ये प्रयोग किया था पीगू ने किया था अपनी परिभाषा में। यहाँ पर हम आपको बात करें तो इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर यानी यहाँ पर जिस शाखा का प्रादुर्भाव होता है उसका नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। कल्याणकारी अर्थशास्त्र, यहाँ पर कल्याणकारी अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, आगे चलकर जो है इनकी परिभाषाओं की भी जो है आलोचना की गई। और इनकी आलोचनाओं में हम बात करें तो इनकी आलोचना इस तरीके से की गई कि इनकी परिभाषाओं को
विश्लेषणात्मक, इनकी परिभाषाएं जो है वो विश्लेषणात्मक न होकर बल्कि कैसी हैं, श्रेणी विभाजक हैं। श्रेणी विभाजक हैं, इसलिए श्रेणी विभाजक कहा गया क्योंकि इन्होंने अपनी परिभाषाओं में जैसे साधारण, असाधारण, भौतिक, अभौतिक, है ना, तो साधारण की बात इन्होंने की, इसका मतलब असाधारण शब्द भी होगा। तो साधारण और मानव का जो व्यवसाय है, मानव व्यवसाय की यदि बात करते हैं तो मानव के साधारण व्यवसाय की बात करते हैं, तो मानव के व्यवसाय को साधारण और असाधारण में बांटना ये उचित नहीं है। तो इस तरीके से इनकी जो परिभाषाएं हैं वो क्या है, श्रेणी विभाजक हैं। और इन्होंने जो है इनकी जो परिभाषाएं हैं, इनकी परिभाषाएं आप देखें तो इसकी इस बात पे आलोचना की गई कि इनकी परिभाषाओं ने क्या किया, इकोनॉमिक्स, जो आपका इकोनॉमिक्स में जो इन्होंने कल्याण शब्द का प्रयोग किया, इसका जो मापदंड है, इसको मापना क्या होता है, एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो इस प्रकार से जो है मार्शल की परिभाषाओं की, कल्याण संबंधी परिभाषा की परिभाषाओं की जो है क्या की गई, आलोचना की गई। आगे हम चलते हैं तीसरे वर्ग की परिभाषा, जिसका नाम है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। दुर्लभता संबंधी परिभाषा की यदि हम बात करें तो इस परिभाषा को किसने दिया, तो इस परिभाषा को देने वाले थे जिनका नाम था प्रोफेसर रॉबिन्स। प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो है अर्थशास्त्र के दुर्लभता संबंधी परिभाषा को दिया। स्कैरसिटी डेफिनेशन किसने दिया, प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया। और प्रोफेसर रॉबिन्स ने अब तक जितनी भी परिभाषाएं दी गई, उन परिभाषाओं की कमियों को इन्होंने प्रकट किया, उसकी आलोचना की। अच्छा, केवल इन्होंने कमियों को ही प्रकट नहीं किया, बल्कि इन्होंने एक नए तरीके से साइंटिफिक, नवीनतम, वैज्ञानिक तरीके से एक नई परिभाषा देकर लोगों को आश्चर्यचकित भी कर दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक जो कि 1932 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड an essay on the nature and significance of economic science. An essay on the nature and significance of economic science, इस पुस्तक में प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों एवं वैकल्पिक प्रयोग में आने वाली सीमित साधनों के पारस्परिक संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। फिर से एक बात सुन लीजिए, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोग में आने वाली सीमित साधनों के पारस्परिक संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इनकी यदि हम परिभाषा की मूल तत्वों की बात करें, इनकी परिभाषा का निचोड़ क्या है, मूल तत्व क्या है, यदि हम उस पर चर्चा करें तो इनकी परिभाषाओं में जो मुख्य बातें सामने निकल कर आती हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से 4 बातें सामने आती हैं। पहली बात, आवश्यकताओं का अनंत होना। आवश्यकताओं का अनंत होना। दूसरी बात, साधनों का सीमित होना।
साधनों का सीमित होना। तीसरी बात, आवश्यकता की तीव्रता में अंतर। और चौथी बात, साधनों का वैकल्पिक उपयोग। साधनों का वैकल्पिक उपयोग। प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा अर्थशास्त्र की दी गई दुर्लभता संबंधी परिभाषा की जो मुख्य बातें हैं ये सामने आपके लिखी हुई हैं। पहली बात, आवश्यकताओं का अनंत होना। यदि आपसे कोई पूछे कि मानव जीवन में कितनी आवश्यकताएं होती हैं, मनुष्य के जीवन में कितनी आवश्यकताएं आती हैं, तो आप उसको गिन कर नहीं बता पाएंगे और आपका उत्तर यही होगा कि मनुष्य के जीवन में असीमित आवश्यकताएं होती हैं, अनंत आवश्यकताएं होती हैं। अर्थात मनुष्य के जीवन में केवल एक ही आवश्यकता या दो आवश्यकता या सीमित आवश्यकता नहीं होती। एक आवश्यकता समाप्त नहीं हुई कि दूसरी आवश्यकता सामने आ गई, दूसरी समाप्त नहीं हुई कि तीसरी आवश्यकता सामने आ गई। इसका मतलब है कि मनुष्य के जीवन में आवश्यकताओं का कोई भी अंत नहीं है। इसलिए मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं? अनंत होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो उसके पास साधन होते हैं, साधन मतलब जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसी को हम क्या कहेंगे? साधन कहेंगे। तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य के पास जो साधन होते हैं वो कितने होते हैं? तो क्या होते हैं? वो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो उसके पास साधन होते हैं वो क्या होते हैं? सीमित होते हैं। अब सीमित आवश्यकताओं से ही सीमित साधनों से ही मनुष्य को अपने सीमित साधनों से ही वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके अपने आप को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्टि करेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि बहुत जरूरी है। मनुष्य को संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो संतुष्टि कैसे मिलेगी? उसके पास साधन तो सीमित ही हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं। तो उसे अपने सीमित साधनों से ही वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके किस तरह से संतुष्ट हो, उसी की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके आगे हम चर्चा करते हैं कैसे हम संतुष्ट करें। उसके लिए आगे भी बात कही गई है कि चूंकि आवश्यकताएं अनंत हैं तो सीमित साधनों से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कैसे करेंगे। उसके लिए तीसरी बात प्रोफेसर मार्शल ने कही कि जो आवश्यकताएं अनंत जरूर होती हैं, लेकिन उनकी तीव्रता में क्या होता है? अंतर होता है। तीव्रता में अंतर होता है, इसका मतलब ये है कि सारी आवश्यकताएं जो मनुष्य की होती हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं, यानी समान महत्व की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। उनके महत्व में क्या होता है? अंतर होता है। उनकी तीव्रता में क्या होता है? अंतर होता है। कुछ आवश्यकताएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ उससे कम होती हैं, कुछ उससे कम होती हैं। यानी हर आवश्यकताओं की तीव्रता में क्या होता है? भिन्नता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे एडमिशन के समय जुलाई के महीने में, वैसे 12वीं तक जो आपका नया सेक्शन शुरू होता है वो अप्रैल में ही शुरू हो जाता है, लेकिन हायर एजुकेशन में हम बात करें यहाँ पे तो जून जुलाई में हम नए सत्र में जो है एडमिशन लेते हैं। तो एडमिशन के समय हमको जो है अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। मान लीजिए हमारे पास 5,000 रुपये हैं, हमें अपने बच्चे को एडमिशन कराना है, बुक्स दिलानी है, उसको कॉलेज जाने के लिए साइकिल की आवश्यकता है, भाई कैसे वो आएगा जाएगा, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। लेकिन ये सारी आवश्यकताएं तो हैं, लेकिन सारे को एक साथ तो हम पूरा कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? हम इन आवश्यकताओं में चुनाव करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो है कौन सी आवश्यकता बहुत ही जरूरी है।
उसको हम पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब जैसे अब इसमें सबसे अधिक जरूरी क्या है? एडमिशन कराना, क्योंकि एडमिशन का समय निकल जाएगा तो बाद में आपको एडमिशन आप नहीं करा सकते। साइकिल तो आप बाद में भी ले सकते हैं, बुक्स तो आप तब लेंगे जब एडमिशन कराएंगे, एडमिशन के बाद जो है सिलेबस का आपको पता चलेगा, फिर आप बुक्स लेंगे। साइकिल भी आप बाद में ही लेंगे, ये पास में स्कूल है तो आप बच्चा कुछ दिन पैदल भी जा सकता है, लेकिन एडमिशन मस्ट है। तो सबसे पहले क्या करेगा? वो एडमिशन कराएगा, फिर क्या करेगा? फिर धीरे धीरे एडमिशन के बाद कुछ समय का उसको समय मिलता है तो उसके बाद साधन फिर भी हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उस समय मान लीजिए 5,000 रुपये, धीरे धीरे उसको समय मिलता है 1 महीने का, तो उसको फिर जो है उसके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो क्या करेगा? फिर वो चुनाव करेगा, साइकिल लेगी, बुक्स ले, तो पहले वो क्या करेगा? बुक्स लेगा। बुक्स लेने के बाद फिर क्या करेगा? फिर आगे कुछ समय तक वो पैदल भी स्कूल आता जाता रहेगा, कॉलेज आता जाता रहेगा, उसके बाद वो साइकिल भी ले लेगा। इस तरीके से वो विभिन्न प्रकार की जो उसके सामने जो एक साथ सारी आवश्यकताएं आ गई, उसकी तीव्रता में अंतर को समझते हुए वो आवश्यकताओं का क्या करता है? चुनाव करता है। जो बहुत जरूरी आवश्यकता होती है उसको पहले करता है, उससे कम वाले को बाद में करता है, उससे और कम वाले को एकदम पीछे करता है। इस प्रकार से वो अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और अपने आप को क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है, संतुष्टि को प्राप्त करता है। इसके आगे हम बात करते हैं, चौथी बात जो है रॉबिन्स ने कही कि साधनों का वैकल्पिक उपयोग। आवश्यकताओं की जो बात कही, दो तरह आवश्यकताएं अनंत तो हैं लेकिन उसकी तीव्रता में अंतर है। साधन सीमित तो हैं लेकिन साधनों का वैकल्पिक उपयोग भी संभव है। साधनों का वैकल्पिक उपयोग का मतलब क्या होता है? साधनों का वैकल्पिक उपयोग का मतलब ये होता है कि एक साधन को एक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाना। एक साधन से जो है यदि हम एक से अधिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में उसका हम प्रयोग करते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? साधनों का वैकल्पिक उपयोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे हमारे पास घर में दूध की व्यवस्था है, गाय है, दूध देती है। अब हम उस दूध का जो है दूध पीने के रूप में प्रयोग तो करेंगे ही, उसका हम दही बना सकते हैं, उसका हम घी बना सकते हैं, उसका हम मिठाई भी बना सकते हैं, उसका हम पनीर भी बना सकते हैं। मतलब एक जो दूध है, दूध एक साधन है और उसका जो है हम कई सारी आवश्यकताओं में पूर्ति करने में उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए दूध का हम क्या कर रहे हैं? वैकल्पिक उपयोग कर रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि चूंकि साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं बहुत सारी हैं, तो आवश्यकताएं बहुत सारी हैं, इसको कैसे हम पूरा करें? उसके लिए हमें ऐसे साधन का प्रयोग करना चाहिए जिसका हम क्या कर सकें? वैकल्पिक उपयोग कर सकें, ताकि हम क्या करें? एक से अधिक आवश्यकताओं को एक ही साधन से हम उसको पूर्ति कर सकें, तो ताकि अधिक से अधिक आवश्यकताएं हमारी पूर्ति हो सके, जिससे हमको सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, एक और उदाहरण हम समझते हैं, जैसे हमारे घर में साइकिल है, साइकिल का प्रयोग हम स्कूल आने जाने के लिए कर सकते हैं। घरेलू सामान कुछ हमको जो है ले जाना है, कैरी करना है, उसको भी हम कर सकते हैं। सामान कुछ जैसे गेहूं चक्की पर रखना, कोई अनाज ढोने का काम हो, कोई भी कैरी वाला काम हो, कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कहीं रिलेशन में जाना है तो साइकिल से जा सकते हैं। तो एक ही साधन है साइकिल, और उसका हम क्या कर रहे हैं? विभिन्न आवश्यकताओं में उसका उपयोग कर रहे हैं। यही है साधनों का वैकल्पिक उपयोग। तो इस तरीके से मनुष्य क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। इसी में जो है रॉबिन्स ने एक महत्वपूर्ण जो शब्द का प्रयोग किया है, जिसका नाम है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या शब्द आता है कि क्या है आर्थिक समस्या, किससे कहते हैं। तो रॉबिन्स ने जो है आर्थिक समस्या शब्द का जो प्रयोग किया है, उन्होंने कहा कि ये जो चारों बातें
जो कही गई हैं, यदि चारों बातें एक साथ होती हैं तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। यदि इनमें से किसी भी एक को हटा दिया जाए तो आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आवश्यकताएं अनंत हैं, इसी को हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। आवश्यकताएं अनंत नहीं है, इसका मतलब है आवश्यकताएं सीमित हैं। जब आवश्यकताएं सीमित हैं, साधन भी सीमित है, तो कोई समस्या ही नहीं है। सीमित आवश्यकता, सीमित साधन, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। फिर उसमें कोई चुनाव करने की कोई समस्या, कोई भी आर्थिक समस्या आने वाली नहीं है। इसको आप हटा दीजिए। साधन सीमित शब्द को हटा दीजिए। साधन सीमित नहीं है, इसका मतलब क्या है, असीमित हैं। तो असीमित है मतलब अनंत हैं, तो आवश्यकताएं भी अनंत हैं, साधन भी अनंत हैं। इसका मतलब क्या है, अनंत आवश्यकताएं। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास अनंत साधन है, तो कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं, कोई भी चुनाव करने की समस्या नहीं है। आसानी से हमारी सभी आवश्यकताएं पूरा हो जाएंगी, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने वाली। सारी बातों को रहने दीजिए, तीसरी बात को खत्म कर दीजिए। आवश्यकता की तीव्रता में अंतर को खत्म कर दीजिए। यदि आवश्यकता की तीव्रता के अंतर को खत्म कर दें, इसका मतलब है सारी आवश्यकताएं क्या हैं, एक जैसी हैं, उसमें डिफरेंसेस नहीं है, अंतर नहीं है। जब अंतर नहीं है तो हमको चूज करने की जरूरत भी नहीं है कि पहले एडमिशन कराएं, कि पहले बुक्स लें, कि पहले साइकिल लें। हमको चुनाव करने की समस्या नहीं है। हमें किस तरह से, कहां पर, कैसे हमको उपयोग करना है, ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम समाप्त। चौथी बात को खत्म कर दीजिए, साधनों का वैकल्पिक उपयोग, इसको समाप्त कर दीजिए। साधनों का वैकल्पिक उपयोग को समाप्त कर दिया जाए, यानी सारे साधन एक ही उपयोग में आते हैं, तो वहां पर भी हमको चुनाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इस साधन का हम प्रयोग कहां कहां पे करें। तो ऐसी स्थिति में जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से उपयुक्त चारों बातें जब एक साथ रहती हैं तभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती हैं। इसमें से किसी भी एक बात को खत्म कर दिया जाए तो आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएगी। आर्थिक समस्या मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक्स में जो आर्थिक समस्या मतलब क्या हुआ, रॉबिन्स के अनुसार चुनाव करने की समस्या, चुनाव करने की समस्या। चुनाव करने की समस्या को ही इन्होंने आर्थिक समस्या कही। इसीलिए जो है, यदि इनकी परिभाषा की, इनकी जो है परिभाषा की हम संक्षेप में इसको निचोड़ रूप में यदि हम कहें तो इनकी परिभाषा को हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। अर्थशास्त्र चुनाव संबंधी, चुनाव करने संबंधी क्या है, विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, यानी चुनाव संबंधी विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, चुनाव संबंधी विज्ञान है। क्योंकि इनकी जो परिभाषाएं हैं, यहाँ पर इन्होंने आर्थिक समस्या की जो बात कही, ये क्या है, चुनाव करने की समस्या को ही हम क्या कहेंगे, आर्थिक समस्या कहेंगे। और ये बातें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, यहाँ से उत्पन्न होती हैं। इस तरीके से इसको हम चुनाव संबंधी विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये जो है आपके रॉबिन्स की परिभाषा थी। इसकी भी तमाम आलोचनाएं की गई। आलोचना इसलिए की गई है कि इन्होंने जो है विकास संबंधी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, इसका इन्होंने जिक्र नहीं किया। और इन्होंने आपका दुर्लभ शब्द का जो है, दुर्लभता शब्द का जो है, वैकल्पिक शब्द का अनावश्यक ही प्रयोग किया है। इस तरीके से जो है विद्वानों ने इनके सिद्धांत की, इनकी परिभाषा की आलोचना की है। हालांकि ये दोनों की परिभाषाओं का हम कंपैरिजन करें, मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषाओं का हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो दोनों ही परिभाषाएं क्या हैं, श्रेष्ठ हैं अपने अपनी जगह। अपनी जगह ये श्रेष्ठ है, अपनी जगह ये श्रेष्ठ है। इस परिभाषा का व्यवहारिक महत्व है और इस परिभाषा का सैद्धांतिक महत्व है। सैद्धांतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से आप देखेंगे तो रॉबिन्स की परिभाषा श्रेष्ठ है, जबकि व्यवहारिक रूप से जो है मार्शल की परिभाषा श्रेष्ठ है। आगे हम बढ़ते हैं, समय को न गंवाते हुए आगे की तरफ हम चलते हैं। अगली परिभाषा जो कि आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा है, जिसको हम इच्छा विहीनता संबंधी परिभाषा भी कहते हैं। और इस परिभाषा को किसने दिया है, इसकी अब हम बात करें तो इस परिभाषा को दिया है प्रोफेसर जे के मेहता जी ने। इस परिभाषा को किसने दिया है,
प्रोफेसर जे के मेहता। प्रोफेसर जे के मेहता जी, जिसके बारे में आपको बताऊं, ये इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय उसके जो है अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर रह चुके हैं। भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इनके जो विचार हैं भारतीय दर्शन से ओतप्रोत है। इन्होंने पाश्चात्य विचारधारा का क्या किया, आलोचना किया, उसको बहिष्कार किया और इन्होंने जो है भारतीय दर्शन से ओतप्रोत होकर इनका जो विचार था सादा जीवन उच्च विचार के विचार पर चलने वाले अर्थशास्त्री जे के मेहता जी ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि क्या कहा है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय आचरण को इच्छा रहित अवस्था के लिए एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने का एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। यानी इन्होंने क्या किया कि इनकी जो परिभाषा की जो मुख्य बात है, इन्होंने इच्छा को समाप्त करने की बात है। इनकी परिभाषा समझ में आता है, आवश्यकता विहीनता, इच्छा विहीनता संबंध परिभाषा। इनकी परिभाषा का जो मुख्य बातें हैं वो क्या है, इनके अनुसार मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य वो क्या है, सुख की प्राप्ति करना। मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, सुख की प्राप्ति करना। और सुख की प्राप्ति, अधिकतम सुख कहाँ पे प्राप्त होता है, अधिकतम सुख की जो प्राप्ति होती है वो कहाँ पे होती है, इच्छा रहित अवस्था में होती है। अधिकतम सुख की प्राप्ति कहाँ पे होती है, इच्छा। यानी इनका जो है, इनकी परिभाषा की जो मुख्य बातें हैं वो क्या हैं कि मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो सुख की प्राप्ति करना है। और सुख की जो प्राप्ति होती है, अधिकतम सुख की प्राप्ति कहाँ पे प्राप्त होती है, इच्छा रहित अवस्था में मिलती है। यानी इच्छाओं को कम करने में मिलती है, इच्छाओं की पूर्ति करने में नहीं। यहाँ पे पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए। इनके कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य को अधिकतम सुख की प्राप्ति इच्छा की पूर्ति करने से नहीं बल्कि इच्छाओं को कम करने से होगी। क्योंकि आप इच्छाओं की पूर्ति जैसे ही करते हैं, अगली इच्छा, दूसरी इच्छा जो उत्पन्न हो जाती है। इस तरीके से आप क्या करते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, सुख की प्राप्ति, सुख की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। यदि आपको अधिकतम सुख की अनुभूति करनी हो तो आप क्या करेंगे, इच्छा रहित अवस्था में ही आपको क्या मिलेगी, अधिकतम सुख की अनुभूति होगी। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चूंकि इच्छा जो है, इच्छाएं जो होंगी, इसको हम अचानक सारी इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा, हमको इच्छाओं को समाप्त करने के लिए, इच्छाओं को खत्म करने के लिए उसमें हमको चुनाव करना पड़ेगा। और जो इच्छा रहित की आवश्यकता, जो इच्छा रहित अवस्था है या जो आवश्यकता विहीनता की आवश्यकता है, अवस्था है, ये धीरे धीरे प्राप्त होगी। ये इच्छा विहीनता की आवश्यकता जो है, आपकी आवश्यकता विहीनता की जो अवस्था है वो कब, कैसे प्राप्त होगी, धीरे धीरे प्राप्त होगी। आवश्यकता विहीनता या इच्छा रहित अवस्था, ये जो अवस्था है कैसे प्राप्त होगी, मनुष्य को धीरे धीरे ये अवस्था प्राप्त होगी, है ना। क्योंकि अचानक जो है एक साथ जो है हम सारी आवश्यकताओं को समाप्त नहीं कर सकते। और जब तक हम आवश्यकताओं को कम नहीं करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हमको अधिकतम सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये इनकी जो है परिभाषा की मुख्य बात है। मुख्य बात क्या है, आप समझ गए होंगे कि मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो सुख की प्राप्ति करना होता है। और अधिकतम जो सुख होता है
वो इच्छा रहित अवस्था में ही प्राप्त होता है। और इच्छाओं का जो है, सारी इच्छाओं को हम एक साथ समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसका क्या करना पड़ता है, हमें चुनाव करना पड़ता है कि किस आवश्यकता को, किस इच्छा को पहले समाप्त करें, किस इच्छा को बाद में करें। और ये जो अवस्था होती है, आवश्यकता विहीनता की जो अवस्था होती है, ये अवस्था हमको धीरे धीरे प्राप्त होती है। ये इनकी परिभाषा की मुख्य बातें हैं। ठीक है, जैसे इनकी परिभाषा को जरा सा हम एक एग्जाम्पल द्वारा आपको समझा दें। जैसे हम जो है मिठाई खाते हैं, मिठाई हमारा जो है फेवरेट है। जहाँ हम रसगुल्ले देखते हैं वहाँ हमारे मुख में पानी आ जाता है। तो यदि हमको डायबिटीज़ हो गया तो हम क्या करेंगे, हमको जो है मिठाई से रुकना पड़ेगा, लेकिन मिठाई तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन जब भी हम उसको देखेंगे, रसगुल्ले को देखेंगे, तब क्या होगा, हमारे मुख में पानी आएगा। यानी हम क्या होंगे, हमको कष्ट होगा, तकलीफ होगा, लेकिन फिर भी हम मिठाई नहीं खा पा रहे हैं, रसगुल्ले नहीं खा पा रहे हैं। लेकिन यदि हम इस इच्छा को ही समाप्त कर दें कि हमको मिठाई नहीं खानी, हमको रसगुल्ले नहीं खाना, हमको कोई भी मीठा नहीं खाना है, तो ऐसी स्थिति में रसगुल्ले आपके सामने भी रखे हों फिर भी आपके मुख में पानी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आपको परम सुख की प्राप्ति कैसे होगी, इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि इच्छाओं को समाप्त करने में आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। और ये चीज़ें जो है आपको कैसे प्राप्त होगी, धीरे धीरे आपको आवश्यकता विहीनता की स्थिति में आप पहुँच सकते हैं। अब हम इसकी आलोचना की बात करें तो इनकी आलोचना की यदि हम बात करें तो आलोचना की यदि हम बात करें तो इनकी जो परिभाषा है, यदि इसको हम व्यक्तिगत रूप से देखें, एक व्यक्ति के रूप में, इकाई के रूप में हम देखें तो बहुत अच्छी परिभाषा है। यदि कोई व्यक्ति जो है वास्तव में यदि इच्छाओं को जो है समाप्त करने की कोशिश करता है तो वास्तव में उसको परम सुख की प्राप्ति होगी, उसका जीवन आनंदमय होगा। लेकिन इनकी परिभाषा को यदि हम समग्र रूप से देखते हैं, व्यापक रूप से देखते हैं, पूरे देश पे यदि इसको हम लागू करते हैं, फिर पूरे विश्व पर लागू करते हैं, तो जब हमारी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, इसका मतलब है कि हमारे अर्थशास्त्र में इच्छाएं समाप्त हो गई, मतलब डिमांड खत्म, मांग नहीं। जब मांग ही नहीं होगा तो सप्लाई नहीं, जब मांग नहीं, पूर्ति नहीं, यानी प्रोडक्शन नहीं होगा, आपका रोजगार नहीं होगा। भाई जब काम नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, लोगों को इनकम कहाँ से प्राप्त होगा। यानी पूरी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्या कहिए ध्वस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। यदि इनकी परिभाषाओं को मान लें, हमारी जो है इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, पूरी इकोनॉमी की जो है अस्तित्व ही क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। भाई जब आवश्यकता ही नहीं रहेगी तो आगे की प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी, क्योंकि पूरी इकोनॉमी जो है मांग और पूर्ति पर डिपेंड करती है। जब मांग ही नहीं होगा, हमारी वांट नहीं रहेगी, मांग नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा, तो सारी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। इस तरीके से जो है इनकी परिभाषा का जो है क्या किया गया, आलोचना किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर। 5 मिनट के अंदर जो है हम अपनी बात को पूरा कर लेंगे। अगली परिभाषा जिसको हम विकास संबंधी परिभाषा या आधुनिक परिभाषा कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से आते हैं प्रोफेसर सैमुएल्सन, हेनरी स्मिथ, प्रोफेसर बेनहम, ये आधुनिक अर्थशास्त्री, इन्होंने जो है अर्थशास्त्र को विकास के रूप में परिभाषित किया है। वर्तमान समय में लोगों का जो ध्यान है, विश्व के अधिकांश देशों का जो ध्यान है वो विकास की ओर, रोजगार की ओर, उत्पादन की ओर आकृष्ट हुआ है। इसलिए जो है वर्तमान समय में अर्थशास्त्र को जो है विकास के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सैमुएल्सन ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो व्यक्ति एवं समाज द्वारा मुद्रा का प्रयोग करके अथवा बिना प्रयोग किए हुए विभिन्न वस्तुओं का
सीमित साधनों द्वारा उत्पादन करता है तथा इन वस्तुओं के उपभोग के लिए वर्तमान एवं भविष्य में व्यक्ति एवं समाज के विभिन्न वर्गों में किस प्रकार वितरित करता है, ये परिभाषा जो है किसने दिया? सैमुअल्सन ने दिया। यानी इन्होंने एक तरफ उत्पादन की बात कही, उपभोग की बात कही, उत्पादन के सीमित साधनों की बात कही, मतलब रोजगार की बात कही, किस तरह से उपभोग को वितरित किया जाए, वर्तमान एवं भविष्य के उपभोग के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी इन्होंने वितरण की बात की। तो इनकी परिभाषाओं में आप देख रहे हैं कि उत्पादन की बात की जा रही है, रोजगार की बात की जा रही है, उपभोग की बात की जा रही है, वितरण की बात की जा रही है। तो ये जो आपका उत्पादन, रोजगार, ये सब जो शब्द हैं, ये क्या है? ये विकास के प्रसूचक, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट कैसे हो, विकास कैसे, यानी अर्थशास्त्र का जो विषय सामग्री है उसमें डेवलपमेंट को जो है कैसे सम्मिलित किया जाए, उसकी बात कौन करते हैं? प्रोफेसर सैमुअल्सन जैसे जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र को जो है इस तरीके से आप देखें कि इन्होंने अर्थशास्त्र को विकास के रूप में परिभाषित किया है। और इसीलिए चूंकि ये आधुनिक रूप में जो है ये सारे अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विकास के रूप में परिभाषित करते हैं, इसलिए इसको आधुनिक परिभाषा भी कहा जाता है। संक्षेप में 2 मिनट में हम आपको बता दें कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, कि हम लोगों ने पीछे जो चीज़ें पढ़ी हो तो आपने देख ही लिया। यहाँ पर हमने अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जाता है। धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, विकास संबंधी परिभाषा, या इसी को आधुनिक परिभाषा कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि धन संबंधी परिभाषा को किसने प्रतिपादित किया? तो एडम स्मिथ और इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इसको प्रतिपादित किया। यहाँ पर मार्शल और इनके जो शिष्य पिगू थे, यानी जो न्यू क्लासिकल संप्रदाय के जो अर्थशास्त्री थे, वो किससे संबंधित थे? कल्याण संबंधी परिभाषा संबंधित थे। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने जो है दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिया, और यहाँ पर जो है प्रोफेसर जे.के. मेहता ने आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा दिया, और आधुनिक परिभाषा के रूप में, और विकास संबंधी परिभाषा के रूप में प्रोफेसर सैमुअल्सन, प्रोफेसर बेनहम, हेनरी स्मिथ, इन अर्थशास्त्रियों ने जो है अर्थशास्त्र को जो है विकास संबंधी परिभाषा के रूप में परिभाषित किया। दैट्स ऑल।